नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और लाख टके की बात में हम आपको दिखाएंगे कैंपेन डोर टू डोर, कमल की तैयारी बेजोड़। कैसे बीजेपी अगले 2 महीनों तक हर दिन महासंपर्क अभियान के जरिए हर घर दस्तक देने वाली है। बात होगी नीतीश संग केजरीवाल अखिलेश की नई चाल। कैसे नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। इस खास बुलेटिन में आपको बताएंगे कि अब अखिलेश यादव ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। पूरी रिपोर्ट विस्तार से दिखाएंगे। वहीं बात करेंगे दबंग राफ्टिंग राइडर गंगा नदी में गदर की। आखिर कहां और कैसे सैलानियों पर राफ्टिंग के दौरान राइडर मारपीट करने लग गए। साथ ही बात होगी योगी की धर्मनिष्ठा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें आपको दिखाएंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। और आखिर में बात होगी विश्व में मोदी का डंका, कैसे लगी पाकिस्तान की लंका। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, NAC A+ accredited यूनिवर्सिटी। जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। जापान के हिरोशिमा में दिखा पीएम मोदी का जलवा। जो बाइडेन समेत दुनिया भर के नेता पीएम मोदी के मुरीद दिखे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी चर्चा की। पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान। अमेरिका में राष्ट्रपति मांग रहे ऑटोग्राफ। गोरखपुर में श्रीमद् भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। नए मंदिरों में किए देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा। 8 मई से चल रहे अनुष्ठान की हुई पूर्णाहुति। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क। बिहार की एक जेल में बंद है शूटर अंगद राय। पर हत्याकांड के आरोपियों पर शिकंजा। पुलिस जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। एसीपी धूमनगंज करेंगे सुपरविजन। मथुरा के राधा दामोदर मंदिर में फैशनेबल कपड़ों पर रोक। गेट पर फोटो के साथ पोस्टर लगाया गया। छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, NAC A+ accredited यूनिवर्सिटी। चलिए खबरें विस्तार से। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने रणनीति तो बनाई ही है, लेकिन इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने यूपी में टारगेट 80 रखा है। बीजेपी का प्लान है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के जरिए बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करे और डोर टू डोर दस्तक देकर इस अभियान को मजबूत किया जा सके। इसके लिए बीजेपी अब महासंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे। महासंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी बूथ स्तर तक अपनी पहुंच बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही हर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं भी होंगी और विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी विकास योजनाओं का संदेश भी देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पीएम मोदी जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। आपको बता दें 30 मई से 30 जून तक, यानी कि 2 महीने महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अपनी मजबूती के साथ विपक्ष को कमजोर करने की भी रणनीति होगी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली का सफर तय करने के लिए बीजेपी उस प्लान पर काम कर रही है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा, जिसे चुनौती देना अखिलेश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जिसे समझना मायावती के लिए कठिन होगा, क्योंकि टीम बीजेपी अब उस एजेंडे के तहत चुनावी अभियान को धार दे रही है जिससे सभी हारी हुई सीटों पर जीत संभव हो सके। 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। जीती सीटों से ज्यादा हारी सीटों पर फोकस। जहां 2019 में हार, वहां तैनात होंगे जिम्मेदार। जीती सीटों के सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर नजर। दरअसल 2019 में जिन जिन सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, उसमें से ज्यादातर मोदी लहर पर सवार होकर ही जीते थे।
ऐसे में तत्कालीन हालात को ध्यान में रखकर बीजेपी उन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और नजर उन सीटों पर भी जहां पिछले लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। बीजेपी ने 62 सीटों पर भगवा लहराया था। सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। उपचुनाव में रामपुर आजमगढ़ में भी जीत हुई। अब यूपी में एनडीए सांसदों की संख्या 66 है। हारी हुई 14 लोकसभा सीटें ही बची हैं। इन सीटों का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है और पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा भी जल्द ही चुनावी अभियान को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही कार्यक्रमों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाएगी। 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी मंत्री डोर टू डोर जाएंगे और सम्मेलन करेंगे, सभाएं करेंगे और ये महासंपर्क अभियान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। यानी जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब डोर टू डोर जाने वाले हैं। साथ ही मोदी और योगी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताने की तैयारी है, जिससे 2024 में 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हो सके। बीजेपी इस बार मिशन 80 के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहकर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के कर रही है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण और आशीर्वाद बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद दिनों दिन जनता के प्रति और लगाव बढ़ रहा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम 2014 वाला परिणाम दोहराएंगे और तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। पार्टी के इस दावे की हकीकत तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन अभी से बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा क्षेत्रवार विस्तारक भेज चुकी बीजेपी अब विधानसभा पर लड़ाके उतारने की तैयारी में है। ये विस्तारक अब लोकसभा चुनाव होने तक तय क्षेत्रों में डेरा डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने नीतीश कुमार को विपक्षी दलों को मजबूत करने का जिम्मा दिया है और नीतीश कुमार उसी संदेश को लेकर अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गए। तो इस लड़ाई में अखिलेश यादव ने भी अपनी चाल चल दी है। दरअसल आज नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार से लड़ाई में एकजुटता का भरोसा भी दिया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी साथ आने की बात कही। बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश अखिलेश यादव की ओर से भी है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब ममता बनर्जी से भी साथ आने की अपील करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कर्नाटक नहीं जाने वाले विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इशारे पर नीतीश विपक्षी दलों के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के मंच से विपक्षी एकता की ताकत का संदेश जब कांग्रेस नहीं दे पाई, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधे का सहारा लेते हुए कांग्रेस उन पार्टियों को अपने साथ लाने की तैयारी में जुट गई है जिसने लोकल स्तर पर कांग्रेस को कमजोर किया, कांग्रेस को खोखला किया और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर गद्दी पर कब्जा कर लिया। यानी बात हो रही है उस शख्स की जिसने क्षेत्रीय पार्टी से अपने दल को राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। वो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल, जिसे मनाने के लिए अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके दर पहुंच गए। अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। कभी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात तो कभी अरविंद केजरीवाल की लड़ाई को खुद की लड़ाई बताने वाले नीतीश कुमार का सपना विपक्ष से प्रधानमंत्री फेस बनने का है। इसके लिए वो कांग्रेस और तमाम दलों के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं, जिससे 2024 के रण में बीजेपी के खिलाफ दम दिखाया जा सके।
लेकिन इसकी तस्वीर जब कर्नाटक में नहीं दिखी तो वो बेंगलुरु से सीधे दिल्ली पहुंचे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और विपक्षी एकजुटता के लिए बात की। कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मुलाकात में दिल्ली में सर्विसेज मामले में केंद्र के अध्यादेश को लेकर चर्चा हुई और केजरीवाल ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से इस मामले में राज्यसभा में समर्थन की अपील की और विपक्षी नेताओं से समर्थन मांगा। फिर क्या था, अखिलेश यादव भी इसी मौके की ताक में थे और उन्होंने भी ट्वीट के जरिए लगे हाथ समर्थन भी दे दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है, ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी। भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। अध्यादेश के नाम पर ये जनादेश की हत्या है। दिल्ली वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई के बहाने अब विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। जो कर्नाटक में नहीं हो सका उसे जमीन पर लाने की तैयारी हो रही है और इसमें आदेश भले ही सोनिया गांधी का हो, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने का फर्ज नीतीश कुमार निभा रहे हैं और इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है। हालांकि मायावती इससे अलग कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के शपथ ग्रहण पर ट्वीट में लिखा, कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। यानी भले ही अखिलेश यादव कांग्रेस से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही साथ साथ दिख रहे हों, लेकिन मायावती का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार परिक्रमा पार्ट 2 में जुटे हैं, उससे लगता है कि उनका अगला पड़ाव बंगाल की ओर होगा और फिर उत्तर प्रदेश में भी वो पिछली बार की तरह नजर आएंगे और क्षेत्रीय पार्टी को अपने रथ पर सवार करने की कोशिश करेंगे, जिसकी कमान शायद कांग्रेस के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं राफ्टिंग के दौरान गंगा नदी के बीच हुई फाइटिंग की, क्योंकि गर्मी के दिनों में हर कोई गंगा की लहरों में राफ्टिंग का लुत्फ उठाना चाहता है। लेकिन जब राफ्टिंग के दौरान आपकी रक्षा करने वाला गाइड ही आपके साथ मारपीट करने लग जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ नजारा योग नगरी ऋषिकेश में देखने को मिला। यहाँ हरियाणा से कुछ सैलानी राफ्टिंग के लिए पहुंचे थे और जैसे ही गंगा नदी में उतरे उसी दौरान किसी बात पर राइडर और सैलानियों के बीच बहस हो गई और फिर क्या था, चप्पू से राइडर ने सैलानियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद तो गंगा नदी में गदर जैसा नजारा देखने को मिला। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वहां पर झगड़ा हुआ और कैसे मामला शांत हुआ है। जमकर चले चप्पू और लात घूसे। तस्वीरें ऋषिकेश से आई हैं, जहां गंगा नदी में राफ्टिंग के लिए पूरे साल सैलानियों का मजमा लगा रहता है। राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश में जो उत्साह और जोश खरोश देखा जाता है, वैसा शायद ही कहीं दिखता हो, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो चौंकाने वाला है। गंगा नदी में संग्राम छिड़ा हुआ है। राफ्टिंग के दौरान हाथापाई हो रही है। पीछे से 2 युवक आते हैं और आगे बैठे युवकों पर चप्पू से जोरदार वार कर देते हैं। हमला होते देख आगे बैठा युवक राफ्ट से गंगा नदी में छलांग लगा देता है। दूसरे युवक की गर्दन दबोच ली जाती है और उसके साथ मारपीट होती है। दोनों ही तरफ से गाली गलौज होने लगी। काफी देर तक शोर शराबे के बीच हंगामा चलता रहा। राफ्टिंग के लिए कई लड़कियां भी आई हुई हैं। लड़ाई होते देख सभी दहशत में आ जाती हैं। काफी देर बाद मामला शांत होता है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है,
ये भी जान लीजिए। गुरुवार 18 मई का ये मामला बताया जा रहा है। हरियाणा से कुछ युवक राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश आए थे, जिनके साथ मारपीट हो रही है। वो युवक हरियाणा के बताए जा रहे हैं। राफ्टिंग के दौरान उनका राफ्टिंग गाइडों के साथ विवाद हो जाता है। कहासुनी के बाद मामला और गंभीर हो गया और गंगा नदी के बीच में जंग जैसे हालात बन गए। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों के साथ मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद से राफ्टिंग पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। आप देख सकते हैं आज इतवार का दिन है और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं रिवर राफ्टिंग करने। लेकिन अगर इनके साथ इसी तरह मारपीट होती रही तो आगे जाकर राफ्टिंग का क्या भविष्य होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगना तय माना जा रहा है। पर्यटक बड़ी उम्मीद के साथ ऋषिकेश एडवेंचर टूरिज्म का मजा लेने आता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यहाँ के टूरिज्म पर सवालिया निशान लगा जाती है। हरियाणा के युवकों पर राफ्टिंग गाइड के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप है। वहीं पर मौजूद किसी राफ्ट गाइड ने अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर लिया। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर गंगा में रिवर राफ्टिंग पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। बीते तकरीबन 10 दिनों से मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज विधिवत समापन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी से अनुरोध भी किया कि वो मंदिरों में भी स्वच्छता के प्रति आग्रही बने और विग्रहों में देवत्व के भाव को अंतकरण में धारण करने का प्रयास करें। नौ देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर में पूजा, भागवत कथा का पाठ, यज्ञशाला में हवन। ये तस्वीरें हैं प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की। गोरखनाथ मंदिर में 10 दिन से ज्यादा चले नवग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम का समापन हो गया है, जिसमें सीएम योगी न सिर्फ शामिल हुए बल्कि विधिवत कार्यक्रम को संपन्न भी कराया। अब 9 देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की ये 9 तस्वीरें भी देखिए, जिसमें राम मंदिर, विष्णु मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, भगवान सूर्य, माँ लक्ष्मी, हटी माता और संतोषी माता के साथ बाल देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। नए मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना के साथ ही यज्ञशाला में हवन भी किया। समापन समारोह में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी ने भागवत कथा में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को बधाई भी दी। एक सप्ताह में 15 मई को कलश यात्रा से आयोजन प्रारंभ हुआ। पंचांग पूजन के बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ा और आज देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूर्णाहुति के साथ धार्मिक आयोजन आज विराम लेगा। इस अवसर पर जो हमारे आचार्यगण हैं, यजमानगण हैं, श्रद्धालुजन हैं, उन सभी को और इस पूरे आयोजन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए योगदान देने वाले हमारे सभी पूज्य संत जन हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने इन नए मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा से पहले करीब 10 दिन तक अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान किए गए। पहले चरण में 14 मई तक 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। दूसरे चरण में 15 मई से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद आज देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ। सीएम योगी इन तमाम आयोजन के गवाह भी बने। इस आयोजन को लेकर सीएम योगी ने आयोजकों की तारीफ भी की। मूर्ति को सकुशल वहां तक पहुंचा देना। अन्य मूर्तियों को भी देखेंगे, कोई 5 कुंटल से कम नहीं, कोई 3 कुंटल, कोई 1 कुंटल से कम तो कोई नहीं होंगे, लेकिन उन सभी मूर्तियों को सकुशल वहां पर पहुंचा देना और उनके सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई खरोंच तक न आए, यह एक अद्भुत कला है। मंदिर के प्रति सीएम योगी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। धर्म पथ पर मजबूती के साथ खड़े सीएम योगी की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G7 समिट हो या फिर क्वाड या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए भारत मजबूत भारत की झलक दिख रही है और इसी के साथ पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। क्या खास और क्या आम, जापान से लेकर रशिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक जिधर देखो बस प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा हो रही है। और इस भूमिका के बीच क्वाड की एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हुए दिल छू लेने वाली बात कही। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा उन्हें उनके देश में एक दिलचस्प चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में मोदी जी आपकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है और ऐसे में मोदी आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए मुझे। और वहीं देखिए, जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पापुआ न्यू गिनी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। और यही नहीं, वहां के पीएम जेम्स मराते ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे पीएम की लोकप्रियता उनके विदेश दौरे के दौरान हर जगह देखने को मिली। जापान में G7 शिखर सम्मेलन से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। जैसे ही पीएम मोदी का हवाई जहाज एयरपोर्ट पर लैंड किया, पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मराते ने पीएम मोदी की आगवानी की। पहले हाथ मिलाया, फिर मोदी ने गले लगाया। उसके बाद की तस्वीरें देखिए। जेम्स मराते ने पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि पीएम मोदी ऐसा करने से रोकते दिखे, लेकिन मराते ने पीएम मोदी का पैर छू ही लिया। पीएम मोदी ने भी पीठ पर हाथ फेरकर मराते की पीठ थपथपाई। जाहिर है ऐसी तस्वीरें देश के लिए गौरव की बात है। इसके बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के बाकी डेलीगेट्स का अभिवादन स्वीकार किया। जेम्स मराते के डेलीगेट्स में एक और शख्स ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। इन तस्वीरों से साफ है पीएम मोदी का क्रेज दुनिया के हर देश में कायम है। पापुआ में डेलीगेट्स से मुलाकात के बाद पारंपरिक नृत्य के जरिए पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ रहे। इस भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, जहां भारतवंशियों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। यहाँ भी पीएम मोदी ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को प्यार करते दिखाई दिए। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं, इसलिए पापुआ न्यू गिनी ने दिल खोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। दरअसल पापुआ न्यू गिनी का संवैधानिक नियम है कि वहाँ सूर्यास्त के बाद किसी भी नेता का स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के पहुँचते ही ये नियम भी टूट गया और सूर्यास्त के बाद जमकर स्वागत हुआ। इससे पहले पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी के साथ क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात भी दिलचस्प रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर ऑटोग्राफ तक मांग लिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है। राठौड़, तेली, साहू, मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। जाहिर है पीएम मोदी की लोकप्रियता देश के लिए गौरव की बात है। दरअसल पीएम मोदी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां 23 और 24 मई को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 25 मई तक वापस दिल्ली आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।